हेलो टू ऑल, यू ऑल आर वेलकम टू द चैनल लेट्स एक्सप्लोर रेडिएशन। और आज की इस क्लास में हम कंटिन्यू करने वाले हैं हमारी 300 MCQs की जो रिवीजन सीरीज़ चल रही है, जो भी हमारे अपकमिंग एग्ज़ाम है रेडियोग्राफर्स के उनके लिए। तो ये हमारा पार्ट 5, जो बचे हुए 4 पार्ट हैं वो अपलोड हो चुके हैं। हर पार्ट के अंदर हम 50 क्वेश्चन कर रहे हैं। तो ये जो पार्ट है इसके अंदर हम शुरू करेंगे फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 201। ठीक है, क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबको एस्पायरेंट्स के कोर्स से इंट्रोड्यूस करवा देती हूँ। जो भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो प्रिपेयर कर रहे हैं रेडियोग्राफर के कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए, चाहे वो स्टेट लेवल का एग्ज़ाम हो या फिर सेंट्रल लेवल का, दोनों ही एग्ज़ाम्स के लिए, दोनों ही कॉम्पिटिटर्स के लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल होने वाला है। कोर्स को एक्सप्लोर करने के लिए आपको नीचे लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन पे, वहाँ पे आप क्लिक करके ऐप को डाउनलोड करेंगे और कोर्स को एक्सप्लोर करेंगे। बिल्कुल बजट फ्रेंडली है कोर्स, ओनली 399 में ये आपको ये पूरा कंटेंट अवेलेबल कर रहा है। इसके अलावा फर्स्ट 7 डेज़ के लिए ये कोर्स बिल्कुल फ्री टू एक्सप्लोर रहने वाला है। ठीक है, और आफ्टर 7 डेज़ भी जब आप कोर्स को बाय करेंगे तो आपको 399 नहीं पे करना है। आपको प्रोमो कोड लगाओगे अगर रेडिएशन, देन यू विल गेट 10% ऑफ। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं क्लास फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 201 एंड फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास, द टारगेट एंगल इन मोस्ट डायग्नोस्टिक एक्सरे ट्यूब इज अप्रॉक्सीमेटली। मोस्ट डायग्नोस्टिक एक्सरे ट्यूब के अंदर जो टारगेट एंगल है वो अप्रॉक्सीमेटली कितना होता है? 5 डिग्री, 12 डिग्री, 20 डिग्री या फिर 45 डिग्री। तो भाई टारगेट एंगल हो क्या जाता है, एक्सरे ट्यूब में जो एनोड ही टारगेट होता है, तो वो थोड़ा टिल्टेड होता है, इसको ही हम टारगेट एंगल बोलते हैं। ये कंसेप्ट आता है बेसिकली लाइन फोकस प्रिंसिपल में कि जो एक्चुअल फोकल स्पॉट है वो लार्ज है देन अफेक्टिव फोकल स्पॉट। तो इसमें अगर हम स्मॉल एंगल देते हैं तो शार्प इमेज आएगी, और ऐसा नहीं करते कि पूरी ही मतलब बिल्कुल स्मॉल दे दे शार्प इमेज। और लार्ज एंगल हमें इसलिए भी देना पड़ता है जब हमें लार्ज फील्ड कवर करनी हो, तब भी हम टिल्ट करेंगे उसको। तो अप्रॉक्सीमेटली जो एंगल रहता है टारगेट एंगल मोस्ट डायग्नोस्टिक एक्सरे ट्यूब में, इट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 12 डिग्री। ठीक है, अगर हम 5 डिग्री देंगे बहुत छोटा हो जाएगा। 12 डिग्री में बेस्ट बैलेंस रहती है बोथ द चीज़, फील्ड कवरेज भी होगी और शार्प इमेज भी हमें आएगी। अगर 20 डिग्री बहुत ज़्यादा देंगे तो रिजोल्यूशन कम हो जाएगा, मतलब इमेज डिग्रेड हो जाएगी। नेक्स्ट है, द कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन इन टंगस्टन अकर्स व्हेन इलेक्ट्रॉन एनर्जी एक्सीड्स अप्रॉक्सीमेटली। टंगस्टन के अंदर जो कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन है वो कब आती है? जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी कितनी एक्सीड करेगी, 20 किलो इलेक्ट्रॉन और 50, 70 या फिर 100। तो भाई रेडिएशन की अगर मैं बात करूँ, एक्सरेज की अगर मैं बात करूँ, तो 2 टाइप्स ऑफ एक्सरेज होते हैं, ब्रेमस्लंग एक्सरे और कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। ठीक है, तो जो टंगस्टन जो जनरल डायग्नोस्टिक ट्यूब्स के अंदर यूज़ हो रहा है एज अ टारगेट मटेरियल, तो ये कब एक्सरेज का प्रोडक्शन करेगा? जब इलेक्ट्रॉन एनर्जी एक्सीड्स अप्रॉक्सीमेटली 70 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। इट इज़ अ के शेल बाइंडिंग एनर्जी। के शेल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन होती है, के शेल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ टंगस्टन ये हो जाती है 69.5 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, तो उससे ज़्यादा कितनी, 70 पे ही जो कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन है वो बनने लग जाती है। मतलब कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन और ब्रेमस्टन रेडिएशन कैरेक्टरिस्टिक लो एनर्जी वाली होती है, तो हमें जनरल के अंदर क्या चाहिए होती है ज़्यादा, ब्रेमस्टन। बट टंगस्टन पे इतनी एनर्जी पे ही, ठीक है, इतनी एनर्जी पे ही एक्सरेज बनने लग जाते हैं, तो इट एक्सीड्स अप्रॉक्सीमेटली 70 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर अफेक्टिंग पेशेंट रेडिएशन डोज इन रेडियोग्राफी। इनमें से ऐसा कौन सा फैक्टर है जो कि सबसे ज़्यादा अफेक्ट करेगा पेशेंट को जो डोज लग रही है रेडियोग्राफी के अंदर? केवीपी, एमएस, सोस्ट्रीमिज डिस्टेंस या फिर फिल्ट्रेशन? तो देखो, जो केवीपी है वो पेनिट्रेशन बढ़ाता है, डोज को इनडायरेक्टली अफेक्ट करता है। एमएस डायरेक्ट कंट्रोल करता है, एमएस डायरेक्ट कंट्रोल करेगा डोज को। कैसे भाई? अगर हमने एमएस बढ़ाया, नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ा और सीधा डोज भी इंक्रीज हो गई। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द पेन्यूम्ब्रा कैन बी रिड्यूस बाय मतलब इमेज के एजेस का ब्लर होना, यही क्या होता है पेन्यूम्ब्रा। तो हम पेन्यूम्ब्रा को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, फोकल स्पॉट साइज बढ़ा के, सोर्स टू इमेज डिस्टेंस डिक्रीज करके, सोर्स टू इमेज डिस्टेंस इंक्रीज करके, या फिर ऑब्जेक्ट टू इमेज डिस्टेंस इंक्रीज करके। तो देखो अगर मैं बात करूँ पेन्यूम्ब्रा की, तो पेन्यूम्ब्रा क्या हो जाता है, फोकल स्पॉट इनटू ऑब्जेक्ट टू इमेज डिस्टेंस अपॉन सोर्स टू इमेज डिस्टेंस। दैट मीन्स क्या हुआ कि अगर हम फोकल स्पॉट की साइज को बढ़ाएंगे, ठीक है, अगर हम फोकल स्पॉट की साइज को बढ़ाएंगे तो पेन्यूम्ब्रा बढ़ेगा। और ये क्यों पूछ रहा है क्वेश्चन, रिड्यूस, मतलब कि अगर हम फोकल स्पॉट की साइज को बढ़ाएंगे तो ब्लरनेस जो होगी वो बढ़ेगी। अगर हम ऑब्जेक्ट टू इमेज डिस्टेंस को बढ़ाएंगे तब भी क्या होगा, पेन्यूम्ब्रा बढ़ेगा, ना कि कम होगा। बट इफ़ वी इंक्रीज सोर्स टू इमेज डिस्टेंस देन पेन्यूम्ब्रा विल बी डिक्रीज बिकॉज इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू पेन्यूम्ब्रा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी। अगर हम सोर्स टू इमेज डिस्टेंस बढ़ाएंगे देन वी विल गेट शार्प इमेज इंस्टेड ऑफ ब्लरनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन एडवांटेज ऑफ रोटेटिंग एनोड ओवर स्टेशनरी एनोड। एनोड दो टाइप के होते हैं, रोटेटिंग और स्टेशनरी। तो रोटेटिंग एनोड के क्या फ़ायदे हैं जब हम उसे कंपेयर करेंगे स्टेशनरी एनोड से, हायर ट्यूब वोल्टेज, बेटर हीट डिसिपेशन, हायर फिल्ट्रेशन, रिड्यूस स्कैटर। देखो स्टेशनरी एनोड में क्या प्रॉब्लम आई थी, हीट एक जगह पे ही कंसनट्रेट होता जाता है और पिटिंग अफेक्ट होता है, ठीक है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है हमारे पास, रोटेटिंग एनोड, जो कि रोटेट होती जाती है, हीट पूरी स्प्रेड हो जाती है, दैट मीन्स बेटर हीट डिसिपेशन, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है द मेन कॉज ऑफ फिल्म फॉग इन रेडियोग्राफी। फिल्म फॉग क्या हो जाता है, अनवांटेड ब्लैकनिंग ऑफ फिल्म। तो जो मेन कोज है फिल्म फॉग का रेडियोग्राफी के अंदर वो क्या है, स्कैटर रेडिएशन, लो केवीपी, शॉर्ट एक्सपोजर या स्मॉल फोकल स्पॉट। तो स्कैटर रेडिएशन, ठीक है, जो स्कैटर रेडिएशन है इट्स अ अनवांटेड रेडिएशन जिसकी हमें कोई नीड नहीं है। ये सिर्फ या तो पेशेंट की डोज को बढ़ा रही है, पर्सनल डोज बढ़ा रही है, और फिल्म को फॉग मतलब फिल्म फॉग हो रहा है, फिल्म डिग्रेड हो रही है, फिल्म की इमेज क्वालिटी। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर ए, दैट इज स्कैटर रेडिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द बेस्ट मेथड टू रिड्यूस स्कैटर रेडिएशन इज। स्कैटर रेडिएशन को रिड्यूस करने के बेस्ट मेथड क्या है, अगर हम एमएएस इंक्रीज करेंगे, ग्रिड यूज़ करेंगे, सोर्स टू इमेज डिस्टेंस डिक्रीज करेंगे, या फिर एक्सपोजर टाइम को इंक्रीज करेंगे। तो अगर मैं बात करूँ बेस्ट मेथड टू रिड्यूस स्कैटर रेडिएशन को रिड्यूस करने का जो बेस्ट मेथड होगा वो क्या होगा, अगर हम ग्रिड यूज़ करेंगे, ठीक है। ग्रिड इज़ यूज टू रिड्यूस स्कैटर रेडिएशन बट इट ऑल्सो इंक्रीज द पेशेंट डोज, ठीक है। अगर हम एमएएस बढ़ाएंगे तो डोज भी क्या होगी, बढ़ेगी। सोर्स टू इमेज डिस्टेंस इंक्रीज, एक्सपोजर टाइम डोज विल बी इंक्रीज। ग्रिड हम यूज़ करते हैं स्पेशली फॉर रिड्यूस स्कैटर रेडिएशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ग्रिड कट ऑफ आर्टिफैक्ट अकर्स व्हेन। जो ग्रिड कट ऑफ आर्टिफैक्ट है वो कब होता है, तो ग्रिड कट ऑफ कब होगा, जब ग्रिड प्रॉपरली अलाइन नहीं होगा, प्राइमरी रेज भी एब्जॉर्ब हो जाएंगे, ठीक है। जब भी ग्रिड मिस अलाइंड हो रहा है तो जो प्राइमरी रेज है वो भी एब्जॉर्ब हो रहे हैं, तो एज अ रिजल्ट क्या होगा, इमेज लाइट हो जाएगी, दैट मीन्स अंडर एक्सपोजर। लाइट इमेज दैट मीन्स अंडर एक्सपोजर, ठीक है। तो ये किसकी वजह से हो रहा है, ग्रिड इज मिस अलाइंड विथ एक्सरे बीम, देन प्राइमरी एक्सरेज विल ऑल्सो एब्जॉर्ब एंड ग्रिड कट ऑफ आर्टिफैक्ट विल अकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन कंप्यूटेड रेडियोग्राफी द लेटेंट इमेज इज स्टोर्ड इन सीआर। कंप्यूटर रेडियोग्राफी के अंदर जो लेटेंट इमेज है उसको हम कहाँ स्टोर करते हैं, सीसीडी डिटेक्टर, दैट इज चार्ज कपल डिवाइस डिटेक्टर, इमेजिंग प्लेट, फ्लैट पैनल डिटेक्टर, या फिर फोटो मल्टीप्लायर। तो भाई सीआर के अंदर जो लेटेंट इमेज है वो स्टोर्ड होती है किसमें, फोटो स्ट्रीमेबल फॉस्फर, ठीक है। दैट मीन्स फोटो पीएसपी कहाँ पे होगा, सीआर सिस्टम यूजेस फोटो स्ट्रीमेबल फॉस्फर, पीएसबी, एक्सरेज एनर्जी स्टोर होती है प्लेट के अंदर, इमेजिंग प्लेट, ठीक है। और ये यूज़ क्या करता है, फोटो स्ट्रीमेबल फॉस्फर, दैट इज़ पीएसपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द रीडिंग ऑफ सीआर इमेजिंग प्लेट इज़ डन यूजिंग। सीआर इमेजिंग प्लेट की जो रीडिंग है वो किसके हेल्प से होगी, एक्सरे बीम, लेज़र स्कैनिंग, अल्ट्रासाउंड बीम, या फिर आरएफ सिग्नल। तो लेज़र क्या होगी, जो लेज़र है, लेज़र स्कैनिंग होती है इसमें, जो लेज़र है वो प्लेट को हिट करेगी, लाइट रिलीज़ होती है, और क्या होती है, लाइट रिलीज़ होगी और इमेज का फॉर्मेशन हो जाएगा,
ठीक है, इमेज बन जाएगी। तो रीडिंग ऑफ CR इमेजिंग प्लेट इज़ डन यूजिंग लेज़र स्कैनिंग, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है, इन डिजिटल रेडियोग्राफी पिक्सल साइज डिटरमाइन। डिजिटल रेडियोग्राफी के अंदर जो पिक्सल साइज है वो क्या डिटरमाइन करती है? कॉन्ट्रास्ट रिजोल्यूशन, स्पेक्चुअल रिजोल्यूशन, इमेज ब्राइटनेस या फिर नॉइस। तो देखो पिक्सल क्या हो जाता है? डिजिटल इमेज की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट। तो दैट इज़ पिक्सल। ठीक है, हर पिक्सल एक वैल्यू स्टोर करता है। जो पिक्सल की, अगर मैं बात करूँ पिक्सल की साइज़ की, तो पिक्सल की साइज़ जो है वो डिटरमाइन करती है रिजोल्यूशन को। ठीक है, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी। अगर पिक्सल की साइज़ हम डिक्रीज़ करते हैं, मतलब जितनी ज़्यादा स्मॉल पिक्सल की साइज़ होगी, जो डिटेल ऑफ इमेज है वो उतनी ज़्यादा अच्छी होगी। दैट्स वाई स्मॉल पिक्सल हाई स्पेक्चुअल रिजोल्यूशन, और अगर पिक्सल लार्ज है देन लो स्पेक्चुअल रिजोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द न्यूक्विस्ट फ्रीक्वेंसी इज रिलेटेड टू। तो न्यूक्विस्ट फ्रीक्वेंसी किससे रिलेट करेगी? इमेज ब्राइटनेस, सैम्पलिंग फ्रीक्वेंसी, बीम इंटेंसिटी या फिर रेडिएशन डोज। तो अगर मैं बात करूँ न्यूक्विस्ट फ्रीक्वेंसी की, तो न्यूक्विस्ट फ्रीक्वेंसी क्या होता है? मैक्सिमम डिटेल जो सिस्टम कैप्चर कर सकता है। ठीक है, फॉर्मूला क्या हो जाता है न्यूक्विस्ट फ्रीक्वेंसी का? 1/2 इंटू पिक्सल साइज। ठीक है, तो इट इज़ रिलेटेड टू सैम्पलिंग फ्रिक्वेंसी। अगर सैम्पलिंग कम होगी, मतलब अंडर सैम्पलिंग होगा, तो एलियासिंग हो जाएगा, एलियासिंग आर्टिफैक्ट। अगर सैम्पलिंग सही होगी तो हमें एक्यूरेट इमेज मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन सिटी इमेजिंग स्लाइस थिकनेस इज डिटरमाइंड बाय। सिटी इमेजिंग के अंदर जो स्लाइस की थिकनेस है वो कौन डिटरमाइन करता है? डिटेक्टर विद, ट्यूब वोल्टेज, MS या फिर पिच। तो व्हाट कंट्रोल स्लाइस थिकनेस? तो इन मॉडर्न सिटीज़ जो डिटेक्टर विद और जो मतलब कॉलिमेशन है वो डिटरमाइन करती है स्लाइस की थिकनेस को। यही होता है फॉर्मूले में भी, तो दैट इज़ डिटेक्टर विथ। ठीक है, और जो पिच है वो तो अफेक्ट करती है स्पेसिंग को। ठीक है, इट अफेक्ट स्पेसिंग नॉट थिकनेस डायरेक्टली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द पार्शियल वॉल्यूम आर्टिफैक्ट इन सिटी अकर्स व्हेन। पार्शियल वॉल्यूम आर्टिफैक्ट जो होता है सिटी स्कैन के अंदर वो कब होता है? व्हेन डिफरेंट टिश्यूज आर एवरेज इन अ वॉक्सल, पेशेंट मूव, डिटेक्टर फेल्स, मेटल इज प्रेजेंट। तो देखो जब एक वॉक्सल में डिफरेंट टिश्यूज मिक्स हो जाते हैं, दैट मीन्स डिफरेंट टिश्यूज आर एवरेज इन अ वॉक्सल, तो मशीन एवरेज कर देता है। एग्जाम्पल कि बोन प्लस सॉफ्ट टिश्यू देन इट बिलोंग डेंसिटी। तो एवरेजिंग ऑफ टिश्यू इज़ अ मेन कॉज ऑफ पार्शियल वॉल्यूम आर्टिफैक्ट। पेशेंट अगर मूव कर रहा है तो इससे मोशन आर्टिफैक्ट होगा। डिटेक्टर फेल हो रहा है, मिसकैलिब्रेशन ऑफ डिटेक्टर हो रही है, तो रिंग आर्टिफैक्ट हो जाएगा। ठीक है, और मेटल की वजह से स्ट्रीक आर्टिफैक्ट, बीम हार्डनिंग। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 215, द सिटी आर्टिफैक्ट कॉज बाय पॉलीक्रोमेटिक एक्सरे बीम। कौन सा सिटी आर्टिफैक्ट पॉलीक्रोमेटिक एक्सरे बीम की वजह से हो रहा है? मोशन आर्टिफैक्ट, बीम हार्डनिंग आर्टिफैक्ट, रिंग आर्टिफैक्ट या फिर नॉइज़ आर्टिफैक्ट। ठीक है, एक्सरे बीम पॉलीक्रोमेटिक होता है। ठीक है, मतलब लो एनर्जी फोटोन्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं, बीम हार्ड हो जाता है। ठीक है, तो एज अ रिजल्ट डार्क बैंड और स्ट्रीक्स बनेगी, तो दैट इज़ बीम हार्डनिंग आर्टिफैक्ट। ठीक है, ड्यू टू पॉलीक्रोमेटिक एक्सरे बीम विच आर्टिफैक्ट अकर, बीम हार्डनिंग आर्टिफैक्ट। नेक्स्ट है, द बेस्ट सिटी मॉडलिटी फॉर एंजियोग्राफी। एंजियोग्राफी के लिए कौन सी सिटी मॉडलिटी बेस्ट है? हेलिकल सिटी, कन्वेंशनल सिटी, इंक्रीमेंटल सिटी या सिंगल स्लाइस सिटी। तो बिल्कुल हेलिकल सिटी। वाई हेलिकल सिटी? बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस रोटेशन प्लस स्टेबल मूवमेंट। ठीक है, कंटिन्यूस रोटेशन प्लस फास्टर टेबल मूवमेंट क्या हो रहा है इसकी वजह से? फास्टर स्कैनिंग हो रही है। ठीक है, और विजुअल्स क्लियरली विजिबल है। तो हेलिकल सिटी इज़ अ बेस्ट मॉडलिटी फॉर एंजियोग्राफी, सिटी एंजियो। नेक्स्ट है, इन MRI स्पिन इको सीक्वेंस कॉमनली यूज बिकॉज। MRI के अंदर हम स्पिन इको सीक्वेंस कॉमनली क्यों यूज़ कर रहे हैं? बिकॉज इट रिड्यूसेज आर्टिफैक्ट, इट प्रोड्यूसेज स्ट्रॉन्ग सिग्नल्स, इट इम्प्रूव्स इमेज कॉन्ट्रास्ट या फिर ऑल ऑफ द अबाउ। तो अगर मैं बात करूँ स्पिन इको सीक्वेंस की, तो ये क्या करता है? आर्टिफैक्ट्स कम करता है, सिग्नल को भी स्ट्रॉन्ग करता है, कॉन्ट्रास्ट भी अच्छा देता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ द अबाउ।
नेक्स्ट क्वेश्चन है द MRI आर्टिफैक्ट कॉज बाय केमिकल शिफ्ट अकर्स बिटवीन। MRI आर्टिफैक्ट जो किसकी वजह से हो, केमिकल शिफ्ट की वजह से हो। जो MRI आर्टिफैक्ट है दैट जो कि केमिकल शिफ्ट की वजह से होता है, किस किस के बीच में हो रहा है, बोन, ईयर, फैट, वाटर, वेटल टिश्यू या फिर मसल एंड बोन। तो फैट और वाटर का फ्रिक्वेंसी डिफरेंट होता है, ठीक है। एज अ रिजल्ट केमिकल शिफ्ट अकर्स। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मेन एडवांटेज ऑफ 3 टेस्ला MRI ओवर 1.5 टेस्ला MRI। अगर मैं ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ वाला MRI यूज़ कर रही हूँ एज़ कम्पेयर टू लो मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, तो उसका एडवांटेज क्या रहेगा, लोअर नॉइज़, हाई सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो, लोअर कॉस्ट या फिर फास्टर स्कैनिंग। तो अगर मैं बात करूँ इसके मेन डिफरेंस की, तो मेन डिफरेंस क्या हो जाएगा, हाइयर सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो, ठीक है। हाई सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो होगा अगर फील्ड स्ट्रेंथ मैंने इंक्रीज़ कर दी। If we increase the field strength, then signal increase, that means high signal to noise ratio, and as a result we have better image quality and better signal to noise ratio, okay। नेक्स्ट क्वेश्चन है द MRI आर्टिफैक्ट कॉज बाय पेशेंट मूवमेंट की वजह से, जिसकी वजह से ब्लड और घोस्ट इमेजेस मिल रही है हमें, तो उस आर्टिफैक्ट को हम क्या बोलते हैं, बिल्कुल मोशन आर्टिफैक्ट। इन अल्ट्रासाउंड हायर फ्रिक्वेंसी प्रोब्स प्रोवाइड। अल्ट्रासाउंड के अंदर जब हम हाई फ्रिक्वेंसी प्रोब यूज़ कर रहे हैं तो वो हमें क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, ग्रेटर पेनिट्रेशन, बेटर रिजोल्यूशन बट लेस पेनिट्रेशन, हायर एटेन्यूएशन ओनली या फिर नो चेंज। तो अगर मैं बात करूँ अल्ट्रासाउंड फ्रिक्वेंसी की, तो अगर हम अल्ट्रासाउंड में फ्रिक्वेंसी इंक्रीज़ करते हैं तो रिजोल्यूशन बढ़ेगा लेकिन पेनिट्रेशन घटेगा, ठीक है। मतलब फ्रिक्वेंसी अगर हमने फ्रिक्वेंसी इंक्रीज़ करी, दैट मीन्स जो रिजोल्यूशन है वो बढ़ा बट जो पेनिट्रेशन है वो डिक्रीज़ हुआ। तो कौन सा ऑप्शन बोल रहा है ये, ग्रेटर ऑप्शन नंबर बी, बेटर रिजोल्यूशन बट लेस पेनिट्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अल्ट्रासाउंड डॉपलर शिफ्ट डिपेंड्स ऑन। अल्ट्रासाउंड डॉपलर शिफ्ट किस पे डिपेंड करता है, वेलोसिटी ऑफ ब्लड, फ्रिक्वेंसी ऑफ अल्ट्रासाउंड, एंगल ऑफ आयनाइजेशन या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो अगर मैं बात करूँ डॉपलर शिफ्ट की, तो जो डॉपलर शिफ्ट है इट डिपेंड्स ऑन ऑल ऑफ द अबव। ब्लड की वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है, फ्रिक्वेंसी पे भी करता है, कॉस थीटा वाला जो एंगल है जो हम फॉर्मूले में देखते हैं उस पर भी करता है। द मोस्ट आइडियल डॉपलर एंगल फॉर ब्लड फ्लो मेजरमेंट। ब्लड फ्लो मेजरमेंट के लिए जो मोस्ट आइडियल डॉपलर एंगल है वो कितना है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। डॉपलर फार्मूला में कॉस थीटा होता है। बेस्ट मेजरमेंट तब होता है जब एंगल कितना हो, डॉपलर एंगल कितना हो, 60 डिग्री। दैट इज ऑप्शन नंबर सी। अच्छा, 0 डिग्री को एक और बात है ना, जो मोस्ट आइडियल डॉपलर एंगल फॉर ब्लड फ्लो मेजरमेंट, 0 डिग्री को हम आइडियली थ्योरिटिकली बेस्ट मानते हैं, आइडियली थ्योरिटिकली बेस्ट मानते हैं, बट ये क्लिनिकली की अगर हम बात करें तो ये इम्प्रैक्टिकल हो जाता है ना। और 60 डिग्री को हम क्लिनिकली बेस्ट मानते हैं, 90 डिग्री पे तो और हमें सिग्नल ही नहीं मिलेगा, ठीक है, क्लियर है, ठीक है। अच्छा, वैसे अपन जो अभी आंसर देते हैं बट आई गेस कि वो अपन 0 डिग्री देंगे, क्यों, क्योंकि थ्योरिटिकली तो हमने 0 डिग्री देखते हैं, ठीक है। थ्योरिटिकली तो 0 डिग्री एंगल बेस्ट है, बट जो इम्प्रैक्टिकल क्लिनिकली बेस्ट एंगल की मैं बात करूँ तो इट इज़ 60 डिग्री, ये याद रखना, ठीक है। द मोस्ट आइडियल डॉपलर एंगल फॉर ब्लड फ्लो मेजरमेंट थ्योरिटिकली 0 डिग्री, बट इट इज़ इम्प्रैक्टिकल व्हेन इट अप्लाइज टू क्लिनिकल सिचुएशन। तो क्लिनिकली एंगल 60 डिग्री इज़ प्रेफर्ड द बेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द अल्ट्रासाउंड आर्टिफैक्ट कॉज बाय रिपीटेड रिफ्लेक्शन इज। वो अल्ट्रासाउंड आर्टिफैक्ट जो कि रिपीटेड रिफ्लेक्शंस की वजह से हो रहा है, रिवर्बरेशन आर्टिफैक्ट, मिरर आर्टिफैक्ट, शेडोइंग या फिर एनहांसमेंट, ठीक है। अच्छा, ये याद रखना कि मतलब जितने भी लेस देन 60 डिग्री वाले हैं, मोस्ट आइडियल हमने 0 डिग्री मान लिया, और मान लो कि ऑप्शन में 0 डिग्री नहीं होता तो हम क्या करते, यहाँ पे 60 डिग्री प्रेफर करते हैं। 60 डिग्री के बाद क्लिनिकली ये बेस्ट होता है ना, और 60 डिग्री से कम पे कोई इशू नहीं होता, बट 60 डिग्री से ज़्यादा होने पे, ठीक है, 60 डिग्री से ज़्यादा होने पे एरर्स आने लगते हैं।
तो ये वाला क्वेश्चन देखते हैं। कोज बाय रिपीटेड अल्ट्रासाउंड आर्टिफैक्ट, जो कि रिपीटेड रिफ्लेक्शंस की वजह से हो रहा है। तो वेव रिपीटेडली रिफ्लेक्ट होती है बिटवीन टू सर्फेसेस या फिर बिटवीन टू स्ट्रॉन्ग रिफ्लेक्टर सर्फेसेस, दैट इज रिवर्बरेशन आर्टिफैक्ट, दैट इज ऑप्शन नंबर ए। मिरर आर्टिफैक्ट में डुप्लीकेट इमेज मिलेगी, शेडोइंग में ब्लैक एरिया हो जाएगा, एनहांसमेंट में ब्राइट एरिया। नेक्स्ट है द यूनिट यूज टू मेजर रेडिएशन इक्वलेंट डोज। रेडिएशन इक्वलेंट डोज को मेजर करने के लिए, तो इक्वलेंट डोज हो या इफेक्टिव डोज हो, कौन सी यूनिट हम यूज़ करते हैं, दैट इज़ साइवर्ट, ऑप्शन नंबर बी। ग्रे हो जाती है एब्जॉर्ब डोज की, और कुलाम पर केजी हो जाएगी एक्सपोजर की, और बैक्यूरल हो जाएगी रेडियो एक्टिविटी। नेक्स्ट है द मोस्ट रेडियो सेंसिटिव टिश्यू इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर जो मोस्ट रेडियो सेंसिटिव टिश्यू है वो कौन सा है, मसल्स, बोन मैरो, नर्व टिश्यू या फिर कार्टिलेज। तो अगर मैं बात करूँ मोस्ट रेडियो सेंसिटिव की, तो जो कि रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स है दैट इज़ मोर सेंसिटिव, तो बोन मैरो हाईली एक्टिव, मोस्ट सेंसिटिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द मोस्ट रेडियो रेजिस्टेंट टिश्यू इज। मोस्ट रेडियो रेजिस्टेंट टिश्यू, तो ये अपोजिट हो जाएगा। नॉन डिवाइडिंग सेल्स जो हैं वो मोस्ट रेजिस्टेंट है, तो नर्व टिश्यू ऑलमोस्ट नॉन डिवाइडिंग होते हैं, तो इट इज़ मोस्ट रेडियो रेजिस्टेंट। नेक्स्ट है द जेनेटिक अफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन मेनली अफेक्ट। जो जेनेटिक अफेक्ट्स है रेडिएशन के, वो मेनली किसको अफेक्ट करते हैं, सोमैटिक सेल्स, जर्म सेल्स, मसल सेल्स, बोन सेल्स। जेनेटिक अफेक्ट, जेनेटिक डैमेज नेक्स्ट जनरेशन में तभी जाएगा जब जर्म सेल्स अफेक्ट हो, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है द मेन पर्पस ऑफ कॉलिमेशन। कॉलिमेशन का मेन पर्पस क्या है, रिड्यूस पेशेंट डोज, इंप्रूव इमेज कॉन्ट्रास्ट, रिड्यूस स्कैटर रेडिएशन, ऑल ऑफ द, तो बिल्कुल सारे ही है। बीम साइज को रिड्यूस करता है, स्कैटर रिड्यूस करता है, डोज रिड्यूस करता है, कॉन्ट्रास्ट इंप्रूव करता है। नेक्स्ट है द लार्जेस्ट साइनस इन स्कल। स्कल में सबसे लार्जेस्ट साइनस कौन सा है, फ्रंटल, इथेमॉइड, मैक्सिलरी या फिर स्पेनॉइड। अगर मैं बात करूँ लार्जेस्ट साइनस की, तो मैक्सिलरी साइनस इज द लार्जेस्ट साइनस इन द स्कल, और जो इथेमॉइड है वो मल्टीपल स्मॉल सेल्स से मिलकर बना हुआ है। नेक्स्ट है द वर्टिब्रल कॉलम नॉर्मली कंटेन्स। जो वर्टिब्रल कॉलम है वो नॉर्मली, तो ह्यूमन वर्टिब्रल कॉलम की मैं बात करूँ तो 7 सर्वाइकल, 12 थोरेसिक, 5 लंबर, 5 सैक्रल फ्यूज्ड एंड 4 हॉकिजियल दैट इज फ्यूज्ड। तो टोटल कितनी वर्टिब्रे होती है, 33। नेक्स्ट है द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन रेस्पॉन्सिबल फॉर इंटेलिजेंस। ब्रेन का वो लार्जेस्ट पार्ट जो कि इंटेलिजेंस के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है, सेरेबैलम, सेरेब्रम, ब्रेन स्टेम या फिर मेडुला। तो द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ ब्रेन, तो जो सेरेब्रम है वो लार्जेस्ट पार्ट है ब्रेन का, सेरेब्रम, ठीक है। 85% ऑलमोस्ट के अंदर फंक्शंस क्या हो जाते हैं इसका, इंटेलिजेंस, थिंकिंग, मेमोरी। सेरेबैलम क्या करता है, कोऑर्डिनेशन का काम, ब्रेन स्टेम वाइटल फंक्शन, मेडुला ब्रीथिंग और हार्ट मूवमेंट को रेगुलेट करता है। नेक्स्ट है द लार्जेस्ट वेन इन ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी की लार्जेस्ट वेन कौन सी है, तो इन्फीरियर वेना केवा इज द लार्जेस्ट वेन इन द ह्यूमन बॉडी। लोअर बॉडी का ब्लड हार्ट में लाती है, ठीक है। क्या करती है ये, लोअर बॉडी का जो ब्लड है वो हार्ट में लाती है, और सुपीरियर वेना केवा अपर बॉडी का। नेक्स्ट है द लार्जेस्ट टार्सल बोन। तो सब जो टार्सल बोन है, लार्जेस्ट टार्सल बोन कौन सी है, टेलस, कैल्केनियस, क्यूबॉइड या फिर नेविक्यूलर। तो अगर मैं बात करूँ लार्जेस्ट टार्सल बोन, तो इट इज़ अ हील बोन, दैट इज कैल्केनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कंडीशन प्रोड्यूसेस मैक्सिमम स्कैटर रेडिएशन। कौन सी कंडीशन है जिसके अंदर स्कैटर रेडिएशन हमें सबसे ज़्यादा मिलेगी, लो केवीपी प्लस थिन पार्ट, हाई केवीपी प्लस थिक पार्ट, लो केवीपी प्लस थिक पार्ट या फिर हाई केवीपी प्लस थिन पार्ट। तो अगर मैं बात करूँ मैक्सिमम स्कैटर रेडिएशन की, तो मैक्सिमम स्कैटर रेडिएशन हमें कब मिलेगा, जब केवीपी हाई हो और बॉडी पार्ट भी क्या हो, थिक हो, ठीक है। हाई केवीपी और प्लस थिक पार्ट में हमें क्या होगा, सबसे ज़्यादा स्कैटर रेडिएशन मिलेगा, क्योंकि केवीपी हाई है तो जो कॉम्पटोन है वो इंक्रीज़ हो जाएगा। कॉम्पटोन इफेक्ट जब इंक्रीज़ होगा तो स्कैटर रेडिएशन बढ़ेगी। थिक पार्ट है तो इंटरेक्शंस मोर होंगे।
नेक्स्ट है इन डिजिटल रेडियोग्राफी एक्सपोजर क्रिप अकर्स ड्यू टू, डिजिटल रेडियोग्राफी के अंदर जो एक्सपोजर क्रिप है वो किस वजह से होता है? ओवर रिलायंस ऑन इमेज प्रोसेसिंग, लो डिटेक्टर सेंसिटिविटी, पुअर कॉलिमेशन या फिर ग्रिड फेलियर। तो डिजिटल सिस्टम्स ऑटोमेटिकली एडजस्ट करता है ब्राइटनेस को। रेडियोग्राफर मतलब अगर रेडियोग्राफर केयरलेस हो जाता है और तो डोज है वो बढ़ता रहेगा, ठीक है, तो एक्सपोजर क्रिप हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? ओवर रिलायंस ऑन इमेज प्रोसेसिंग। नेक्स्ट है विच फैक्टर डज नॉट अफेक्ट स्पेचुअल रिजोल्यूशन, इनमें से ऐसा कौन सा फैक्टर है जो कि स्पेचुअल रिजोल्यूशन को अफेक्ट ही नहीं करेगा? तो पिक्सल साइज की अगर मैं बात करूँ तो पिक्सल साइज का हमने देखा ऊपर वाली क्वेश्चन में भी, पिक्सल साइज अफेक्ट करता है स्पेचुअल रिजोल्यूशन को। अगर स्मॉल पिक्सल है तो स्पेचुअल रिजोल्यूशन ज़्यादा अच्छा रहेगा। फोकल स्पॉट की साइज और मोशन भी स्पेचुअल रिजोल्यूशन को अफेक्ट करते हैं बट नॉट डिपेंडेंट ऑन केवीपी, ठीक है, केवीपी पे स्पेचुअल रिजोल्यूशन डिपेंड नहीं करता है। नेक्स्ट है एलिएजिंग केवीपी पेनिट्रेशन करता है ना कि शार्पनेस। नेक्स्ट है एलिएजिंग आर्टिफैक्ट इन सिटी इज ड्यू टू, एलिएजिंग आर्टिफैक्ट अंडर सैम्पलिंग, पेशेंट मोशन, बीम हार्डनिंग या फिर स्कैटर रेडिएशन। तो एलिएजिंग अंडर सैम्पलिंग प्रॉब्लम है, ठीक है। अगर डेटा कम कलेक्ट हुआ तो इमेज क्या हो जाएगी? डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ठीक है। तो एलियासिंग का मतलब क्या होता है? बेसिकली इनसफिशिएंट डेटा, तो एलियासिंग आर्टिफैक्ट हो जाएगी ड्यू टू अंडर सैम्पलिंग। नेक्स्ट है विच फैक्टर मेनली अफेक्ट टेम्पोरल रिजोल्यूशन, टेम्पोरल रिजोल्यूशन को इनमें से कौन सा फैक्टर मेनली अफेक्ट करेगा? एक्सपोजर टाइम, फोकल स्पॉट साइज, केवीपी या फिर ग्रिड रेशो। तो टेम्पोरल रिजोल्यूशन क्या होता है? एबिलिटी टू कैप्चर मोशन, तो इट डिपेंड्स ऑन एक्सपोजर टाइम एंड स्कैन स्पीड। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर? एक्सपोजर टाइम, इट मेनली अफेक्ट्स बाय एक्सपोजर टाइम। नेक्स्ट है डोज एरिया प्रोडक्ट मेजर्स, डोज एरिया प्रोडक्ट क्या मेजर करता है? बीम इंटेंसिटी, टोटल रेडिएशन रेस, डोज इनटू इरेडिएटेड एरिया या स्कैटर रेडिएशन। तो देखो फॉर्मूला कंसेप्ट डोज एरिया प्रोडक्ट क्या हो जाता है? डोज अपॉन इनटू इरेडिएटेड एरिया, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सी बता रहा है। ये क्या मेजर करता है? डोज एरिया प्रोडक्ट, इट मेजर्स टोटल रेडिएशन डिलीवर्ड, ठीक है, कि टोटल रेडिएशन कितनी डिलीवर्ड हुई है। इट इंक्लूड्स एरिया प्लस डोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन सीआर इन कंप्यूटर रेडियोग्राफी फेडिंग ऑफ लेटेंट इमेज अकर्स ड्यू टू, सीआर के अंदर जो फेडिंग हो रही है लेटेंट इमेज की वो किस वजह से हो रही है? हीट एंड टाइम डिले, हाई केवीपी, ग्रिड यूज या कॉलिमेशन। जो सीआर प्लेट है जो कि फोटो स्ट्रीमेबल फॉस्फेट यूज़ करती है तो एनर्जी स्टोर करती है टेम्परेरी, तो टाइम प्लस हीट है ना, स्टोर इलेक्ट्रॉन वापस आ जाते हैं और इमेज फेड हो जाती है, दैट इज़ हीट एंड टाइम डिले, ठीक है, इट इज़ अ मेन कोर्स। नेक्स्ट है द मेन फंक्शन ऑफ इंटेंसिफाइंग स्क्रीन, इंटेंसिफाइंग स्क्रीन का मेन फंक्शन क्या है? इंक्रीज एक्सपोजर टाइम, कन्वर्ट एक्सरेज इनटू विजिबल लाइट, रिड्यूस डेंसिटी या इंक्रीज स्कैटर। तो देखो ओल्ड फिल्म स्क्रीन सिस्टम में एक्सरे लाइट में कन्वर्ट होता है, फिल्म एक्सपोज होती है, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट क्यों थी इंटेंसिफाइंग स्क्रीन, अब एक तो देखो इसका फंक्शन तो क्या है कि एक्सरेज को विजिबल लाइट में कन्वर्ट कर रही है, और इंटेंसिफाइंग स्क्रीन क्या करती है? पेशेंट की डोज को कम करती है, एक्सपोजर टाइम कम करती है। नेक्स्ट है ब्रेमस्लंग रेडिएशन इज प्रोड्यूस बाय, ब्रेमस्लंग रेडिएशन कैसे प्रोड्यूस हो रही है? ब्रेमस्लंग रेडिएशन इट इज़ अ जर्मन वर्ड विच मीन्स ब्रेकिंग ऑफ रेडिएशन, विच मीन्स ब्रेकिंग रेडिएशन, ठीक है। ठीक है, तो जर्मन वर्ड विच मीन्स ब्रेकिंग ऑफ रेडिएशन, तो इट इज़ प्रोड्यूस बाय, ब्रेमस्लंग रेडिएशन कैसे प्रोड्यूस हो रही है? इलेक्ट्रॉन कोलिजन विथ न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन इजेक्शन फ्रॉम शेल, न्यूट्रॉन इंटरेक्शन या फिर फोटोन एब्जॉर्प्शन। तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास आता है, स्लो होता है, एनर्जी एक्सरे बन जाती है, दैट इज इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस इंटरेक्शन, दैट इज इलेक्ट्रॉन कोलिजन विथ न्यूक्लियस। और अगर इलेक्ट्रॉन इजेक्शन की वजह से बात करें तो इलेक्ट्रॉन इजेक्शन की वजह से क्या होता है? कैरेक्टरिस्टिक रेडिएशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कॉम्पटन स्कैटरिंग डिपेंड्स मेनली ऑन, कॉम्पटन स्कैटरिंग की अगर मैं बात करूँ तो कॉम्पटन स्कैटरिंग डिपेंड्स मेनली ऑन एटॉमिक नंबर, फोटोन एनर्जी, टिश्यू डेंसिटी या फिर इलेक्ट्रॉन बाइंडिंग एनर्जी। तो कॉम्पटन स्कैटरिंग डिपेंड्स मेनली ऑन अटोमिक नंबर पे तो फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट होता था। कॉम्पटन स्कैटरिंग डिपेंड्स मेनली ऑन फोटोन एनर्जी। ठीक है, फोटोन आउटर शेल इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करता है कॉम्पटन स्कैटरिंग के अंदर। इट डिपेंड्स मेनली ऑन फोटोन एनर्जी, नॉट स्ट्रांगली ऑन एटॉमिक नंबर। नेक्स्ट है, इफ़ एक्सपोजर टाइम इज़ रिड्यूस टू हाफ एंड एम ए इज़ डबल द रिजल्ट विल बी। अगर हमने एक्सपोजर टाइम को तो रिड्यूस कर दिया हाफ और एम ए को डबल कर दिया तो रिजल्ट क्या होगा, मतलब डेंसिटी बढ़ेगी, डेंसिटी घटेगी, डेंसिटी सेम रहेगी या कॉन्ट्रास्ट बढ़ेगा। तो एम ए एस की बात कर रहा है, एम ए इंटू टाइम, एम ए इंटू टाइम। अब ये क्या बोल रहा है कि एम ए को तो इसने क्या कर दिया डबल और टाइम को क्या कर दिया इसने हाफ। ठीक है, तो क्या हो गया, ठीक है तो क्या हो गया, सेम ही रहा, एम एस क्या रहा, सेम ही रहा। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर सी, सेम डेंसिटी। नेक्स्ट है, विच सिचुएशन प्रोड्यूसेस मैक्सिमम कॉम्पटन स्कैटर। इनमें से कौन सी सिचुएशन में हमें कॉम्पटन स्कैटर सबसे ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो कॉम्पटन तब बढ़ता है जब केवीपी हाई होता है और एटॉमिक नंबर लो होता है, दैट इज़ सॉफ्ट टिश्यूज़, है ना। सॉफ्ट टिश्यू में कॉम्पटन इंटरेक्शन ज़्यादा होता है। तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर बी, हाई केवीपी एंड लो एटॉमिक नंबर, दैट इज सॉफ्ट टिश्यूज़ हो गए। नेक्स्ट है, विच फैक्टर इज मोस्ट रेस्पॉन्सिबल फॉर इमेज रिसेप्टर एक्सपोजर। कौन सा फैक्टर है जो कि सबसे ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल है इमेज रिसेप्टर एक्सपोजर के लिए, केवीपी, एमए, सोर्स टू इमेज डिस्टेंस या फिर फिल्ट्रेशन। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर की अगर मैं बात करूँ तो इट इज़ एमएएस। ठीक है, इट कंट्रोल्स नंबर ऑफ फोटोन्स रीचिंग द डिटेक्टर, तो क्वांटिटी। तो इट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर इमेज रिसेप्टर एक्सपोजर। नेक्स्ट है, विच इंटरेक्शन डोमिनेट्स एट लो एनर्जी एक्सरे। लो एनर्जी एक्सरेज पे कौन सा इंटरेक्शन डोमिनेट होगा, कॉम्पटन, फोटो इलेक्ट्रिक, पेयर प्रोडक्शन, कोहेरेंट। अब भाई कोहेरेंट नहीं क्लिक कर देना है, क्यों, क्योंकि बोल रहा है लो एनर्जी की एक्सरेज, मतलब इतनी तो एनर्जी है कि एक्सरेज आ गई, है ना, इतनी तो एनर्जी है कि भाई एक्सरेज आ रही है। लेकिन लो एनर्जी एक्सरेज पे कौन सा इंटरेक्शन डोमिनेट होता है, तो एक्सरेज पे अगर मैं बात करूँ इंटरेक्शन ऑफ एक्सरे विथ मैटर। ठीक है, इंटरेक्शन ऑफ एक्सरेज विथ मैटर, तो लो एनर्जी एक्सरेज वाले में क्या हो जाता है, फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट। फिर अगर मैं उससे ज़्यादा एनर्जी जाती हूँ कोहेरेंट, तो बिल्कुल माइनर अफेक्ट हो जाता है ना। ये तो इतना ज़्यादा माइनर अफेक्ट हो जाता है कि ये लो एनर्जी एक्सरेज के अंदर भी डोमिनेंट नहीं रहता है ना। लो एनर्जी एक्सरेज में भी दिस इंटरेक्शन इज नॉट डोमिनेट। तो फोटो इलेक्ट्रिक अफेक्ट जो है इट डोमिनेट्स एट लो एनर्जी एक्सरे। जब मैं इससे थोड़ी ज़्यादा पे जाती हूँ देन कॉम्पटन इज डोमिनेट, और बहुत ज़्यादा वेरी हाई एनर्जी पे जाती हूँ देन पेयर प्रोडक्शन इज डोमिनेंट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन ऑटोमेटिक एक्सपोजर कंट्रोल सिस्टम रॉन्ग पोजिशनिंग ऑफ चैम्बर लीड टू। ऑटोमेटिक एक्सपोजर कंट्रोल सिस्टम के अंदर अगर हमने चैम्बर को गलत पोजीशन कर दिया है, मतलब चैम्बर को गलत जगह लगा दिया है, तो उस वजह से क्या होगा, ओवर एक्सपोजर और अंडर एक्सपोजर, इंक्रीज कॉन्ट्रास्ट, रिड्यूस स्कैटर या रिड्यूस मैग्निफिकेशन। अगर हमने चैम्बर को गलत जगह लगा दिया इसका मतलब कि एक्सपोजर ही गलत होगा। ठीक है, रॉन्ग एक्सपोजर हो रहा है तो या तो ओवर एक्सपोजर हो जाएगा या फिर अंडर एक्सपोजर हो जाएगा। नेक्स्ट और जो लास्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, विच कंडीशन रिजल्ट्स इन मिनिमम डिस्टॉर्शन। इनमें से ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें डिस्टॉर्शन कम से कम होगा। तो डिस्टॉर्शन इज डिपेंड्स ऑन अलाइनमेंट। ठीक है, तो बेस्ट कंडीशन जिसमें डिस्टॉर्शन मिनिमम होगा इट इज़ अगर अलाइनमेंट प्रॉपर है, और अलाइनमेंट प्रॉपर है इट मीन्स करेक्ट सोर्स टू इमेज डिस्टेंस एंड ऑब्जेक्ट टू इमेज डिस्टेंस। ठीक है, दैट इज़ प्रॉपर अलाइनमेंट है। अगर हाई ऑब्जेक्ट टू इमेज डिस्टेंस है तो डिस्टॉर्शन ज़्यादा होगा, लो में भी डिस्टॉर्शन ज़्यादा होगा, लार्ज फोकल स्पॉट में ब्लरनेस ज़्यादा होगी। तो मिनिमम डिस्टॉर्शन तब होगा जब अलाइनमेंट प्रॉपर है, करेक्ट सोर्स टू इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट टू इमेज डिस्टेंस है। अलाइनमेंट परफेक्ट, डिस्टॉर्शन जीरो। ठीक है, क्लियर है। आई होप कि ये क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। जैसा भी है लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू एनी ऑप्शन और एनी क्वेश्चन देन
ऑल्सो लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, आज की जो 300 MCQs की रिवीजन क्लास है उसका ये पार्ट 5 था, जिसके अंदर हमने 250 तक क्वेश्चन कर लिए हैं। अब जो नेक्स्ट है वो लास्ट पार्ट है रिवीजन सीरीज़ का, जिसके अंदर हमें 251 to 300 क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे, और इस तरीके से हमारा 300 MCQs रिवीजन सीरीज़ ख़त्म होगी। एंड आई ट्राइड कि ये 300 क्वेश्चन अच्छे से अच्छे रहे, जिससे आपका जो माइंड है वो एक्टिवली ओपन हो कि हाँ एज अ रिवीजन। ठीक ठीक है, तो इसके अंदर जो कॉन्ट्रास्ट आई ट्राइड किए, जो कॉन्ट्रास्ट वाले जिसमें ज़्यादा जैसे स्पेचल रिजोल्यूशन जिसमें कन्फ्यूज़न और ये ज़्यादा होती है, ये बार बार हिट करके क्लियर होते रहें। ठीक है, जिससे कि माइनर मिस्टेक्स वाली तो ऑप्शन से निकल जाए। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और इसके अलावा एस्पायरेंट से जुड़ना ना भूलें, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगी, लिंक पे क्लिक करो, ऐप को डाउनलोड करो और कोर्स को एक्सप्लोर करो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।